तो आज सुबह सुबह जब मैं अपने ऑफिस में था तभी मुझे अपने क्लाइंट का फोन आता है और जैसे ही मैं फोन पिकअप करता हूँ तो वो मुझे बोलने लगता है, हेलो, क्या आप मिस्टर मूसा बोल रहे हैं? हाँ मैं मूसा ही बात कर रहा हूँ सर, बोलिए आपको क्या काम है? वो एक्चुअली ना जो मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ वो थोड़ा सा सीक्रेट है, तो क्या मैं वो काम की बात आपके ऑफिस में आके डिस्कस कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि श्योर सर, आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, वहीं पे हम सारी की सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। अरे थैंक यू सर, मैं जल्दी से जल्दी आपके ऑफिस पहुँचता हूँ। इतना बोल के वो बंदा फोन रख देता है और अब मैं तो ये सोच रहा था कि आज के दिन की शुरुआत तो काफी बढ़िया हुई है, लगता है बड़ा ऑर्डर ही हाथ लगा है। तब इतने में कैबिन में मेरा असिस्टेंट तिमोथी आ जाता है, वो मुझे बोलने लगता है, सर सर सर, कोई क्लाइंट आया है जो आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि फोन के थ्रू उसने अपॉइंटमेंट ली है। ये सुन के मैं तिमोथी को बोलने लगता हूँ कि भाई मेरी उससे तो अभी ही बात हुई है, इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया वो? अब ये बात का तो मुझे अंदाजा नहीं सर, लेकिन आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा है, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? ठीक है तुम उसे अंदर भेज दो, देखे तो सही कौन सा प्रोजेक्ट लाया है अपने लिए। ठीक है सर, मैं उन्हें बुला के लेता हूँ अभी के अभी। अब तिमोथी उस क्लाइंट को अंदर लेके आ गया था और फिर उसके बाद वो क्लाइंट बोलने लगता है, तो मिस्टर मूसा आप ही है, बहुत सुन रखा है आपके बारे में। जी आपने बिल्कुल सही सुन रखा है, बोलिए मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? कौन सी कार खरीदना मैं यहाँ पे कार खरीदने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूँ। माफ कीजिए सर, आप कार डीलरशिप के अंदर बैठ के बोल रहे हैं कि आप कार खरीदना नहीं चाहते? हाँ, मैं कार खरीदने के लिए तो नहीं आया हूँ, लेकिन एक कार है जो मैं आपके जरिए मॉडिफाई कराना चाहता हूँ और उसे दुबई में भिजवाना चाहता हूँ। अब उसकी ये बात सुनने के बाद मैं क्लाइंट को बोलने लगता हूँ कि सॉरी सर, फिलहाल तो हम कस्टमाइज रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशंस का काम बिल्कुल नहीं करते, कोई कार खरीदनी है तो बताइए। कम ऑन यार, प्लीज मुझे मना मत करो, इस पूरे काम के मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 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 1 करोड़ रुपए? बिल्कुल सही सुना, पूरे 1 करोड़ रुपए सिर्फ इस मॉडिफिकेशन की। अब उसकी ये बात सुन के मैं पूरी तरीके से सोच में पड़ गया था कि ये 1 करोड़ रुपए दे रहा है सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करने के लिए, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। क्या सोच रहे हो मूसा भाई, ऐसे काम तो तुम आराम से कर सकते हो। अरे मान भी जाओ सर, ऐसे काम रोज रोज नहीं आते। काफी सोचने के बाद मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा। वेरी गुड मिस्टर मूसा, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी के ऊपर कौन कौन सा काम करना है। वारे न्यारे हो गए सर। थोड़ा शांत रहो ना तिमोथी। अरे सॉरी सर। तो अब मैं अपने डीलरशिप के सर्विस सेंटर में उस बंदे की गाड़ी को लेके आ गया था और जिस गाड़ी पे मुझे काम करना था वो थी स्कॉर्पियो। हैरानी की बात तो ये थी कि इस गाड़ी पे सिर्फ गोल्ड पेंट करने के लिए वो बंदा मुझे 1 करोड़ देने को तैयार था। इस बात पे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा ना सोचते हुए काम पर ध्यान देना जरूरी समझा और इस काम में मेरा साथ देने वाले थे मेरे वर्कर्स अल्ताफ और जुनैद। मैं उन्हें अच्छे से समझा देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ हमें गोल्डन पेंट करना है, उसके अलावा 1% की भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अपन कर देगा, लेकिन वो थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करा के स्कॉर्पियो के चक्के वगैरह चेंज नहीं करने गए क्या अपने को? नहीं भाई, क्लाइंट ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, काफी बोरिंग बंदा लगता है। स्कॉर्पियो का सिर्फ पेंट कौन चेंज करवाता है? अला भाई, ग्रिल, बम्पर, अलॉय व्हील, कम से कम विंडो टिंटिंग करा लिए तो मजा आ जाता। ये सब सुनने के बाद मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई लोग ज्यादा टाइम पास मत करो, जल्दी से जल्दी काम पे बैठ जाओ, गाड़ी डिलीवर करनी है कल। ठीक है भाई। अब ये लोग लगातार इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट डे हमारी गोल्डन कलर की स्कॉर्पियो तैयार हो जाती है। भाई अपन ने कि एकदम टॉप क्वालिटी के पेंट का पिगमेंट इस्तेमाल किए, तो गाड़ी की क्वालिटी रापचिक है, एयर बबल तो एक भी नहीं है और बचे कुछ स्क्रैचेस अपना वीडियो साफ कर देना। गाड़ी को चमका के मिलेंगे अपने को 2 लाख भाई, जल्दी जल्दी चमकाओ, क्या मजा आ रहा है। फाइनली स्कॉर्पियो के ऊपर अब काम पूरा हो चुका था और अब इसे कस्टमर को डिलीवर करने का वक्त आ गया था। और जब मुझे अल्ताफ बोलता है कि गाड़ी की सारी चेकिंग वगैरह हो चुकी है, तो मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ, क्लाइंट का नंबर डायल करता हूँ और उसे फोन करके बोलने लगता हूँ कि भाई साहब आपकी गाड़ी रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से। तो वो मुझे बोलता है, मिस्टर मूसा मैं थोड़ा बिजी हूँ, कि गाड़ी को आप मेरे घर पे डिलीवर कर सकते हो? उसकी ये बात मैं मान जाता हूँ और फिर अपने दोस्त से बात करके मैं कैरियर ट्रक को बुलवा लेता हूँ जिसपे हम ये स्कॉर्पियो को डिलीवर करने वाले थे अपने क्लाइंट के पास। हमने स्कॉर्पियो को ट्रक के ऊपर अच्छे से रख दिया था और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ, देख भाई ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, तो प्लीज इसे संभाल के लेके जाना, रैश ड्राइविंग मत करना और किसी को इसके बारे में नहीं बताना। ए भाई बस कर, तू तो ऐसे बात कर रहा जैसे कि ये काम मैं पहली बार कर रहा। अरे हाँ भाई, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, बस मैं बता रहा था। अपने को नहीं बताने का, अपन एकदम परफेक्ट काम करेगा बेडू, चल अपन निकलता है। ठीक है भाई, आराम से जाना। ये साला फिर मुझे बोल रहा है। अब मेरा दोस्त अपने ट्रक की तरफ जाने लगता है, ट्रक के अंदर बैठ के उसे स्टार्ट करता है और अब स्कॉर्पियो हमारी वर्कशॉप से निकल पड़ी थी कस्टमर के पास डिलीवर होने के लिए। यहाँ पे मेरा काम पूरा हो गया था और 2 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर के पास ये स्कॉर्पियो पहुँच जाएंगी। मैं बंदे को फोन करके बोल देता हूँ कि आपकी स्कॉर्पियो निकल चुकी है, तो वो भी बहुत खुश था और अब क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था तो मैं अपने घर पे वापस आ गया था। अभी ना मुझे यार काफी जोरों की भूख लग गई थी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं अभी जाके गर्मा गर्म मस्त अपने हाथों से गार्लिक मैगी बनाऊंगा और पेट भर के मजे से खाने के बाद मस्त सो जाऊंगा। अब मैं घर के अंदर आ गया था और अब मैं सोच रहा था कि सबसे पहले नहा लिया जाए, और जब मैं नहाने के लिए गर्म पानी रखने वाला था इतने में मेरे दरवाजे की बेल बजती है। अब इस टाइम पे कौन आया होगा ये मेरे समझ के बाहर था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से जाके दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन दरवाजे में मुझे दिखाई देता है ये तो मेरा मैनेजर तिमोथी था और उसकी शक्ल पे तो पूरी तरीके से 12 बजे हुए थे। मैं उसे देख के उससे पूछने लगता हूँ कि भाई क्या हुआ तिमोथी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो मुझे बोलने लगता है, अरे साहेब बहुत बड़ा लफड़ा हो गया साहेब, मैं क्या बताऊँ जी तुमको, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। ये सुन के मैं तिमोथी से पूछने लगता हूँ कि भाई तिमोथी तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ है तिमोथी। सर मैं आपको
कैसे बताऊं, लेकिन ध्यान से सुनो। जब हमारी स्कॉर्पियो को ट्रक से लेके जा रहे थे तभी अचानक से ड्राइवर को रास्ते में रोड ब्लॉक दिख गया। रोड ब्लॉक के पास एक पुलिस वाला था तो ड्राइवर ने ब्रेक भी लगा दिया और फिर वो पुलिस वाला बोला, ये शाने ट्रक से नीचे उतर, चेकिंग चालू है। अरे क्या बनता है तुम लोग, बार बार चेकिंग के पीछे पड़ जाते। हिट साला, हाईवे पे चेकिंग, नाके पे चेकिंग, बोलो क्या चेक करने का है। ज्यादा बोल रहा है शाने, ये ट्रक में क्या है? बनता इसमें 100 किलो ट्रक से। महिला क्या बोला है तू, रुक साले, हाथ ऊपर कर। अरे साहिब गम्मत कर तो ना मी, अपने क्लाइंट का स्कॉर्पियो है वही लेके जा रहा हूँ, लगे तो चेक कर लो। शाने मजाक मस्ती नहीं, लाइसेंस है, हो, आरसी है, हो, इंश्योरेंस है, हो, पीयूसी है, हो बिल्कुल है, डॉक्यूमेंट बराबर है। बनता है अपनी हर एक चीज बराबर है। सर हमारे ड्राइवर को लग रहा था कि उसे किसी पुलिस वाले ने रोका, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक जाल में फंस चुका है। जब वो पुलिस वाला हमारे ड्राइवर से बात कर रहा था, अचानक से कहीं से एक बंदा भागते हुए आया, वो ट्रक के अंदर बैठ गया और ट्रक को ले जाने लगा। उस अजनबी बंदे ने ट्रक को घुमाया और ट्रक को चोरी करके वहाँ से ले जाने लगा। झूठ नहीं बोलूंगा सर, लेकिन हमारे ड्राइवर ने ट्रक को रोकने की पूरी कोशिश की। बंटा है, ट्रक को रोक दे ट्रक को, ट्रक रोक दे। ये क्या हो गया, ट्रक चोरी हो गया। तूजा आइचा गावत, झूठा पुलिस वाला था ये, चूतिया बनाया अपने को। लेकिन इसके बाद सर हमारा ड्राइवर नकली पुलिस वाले के पास जाता है और उसे बोलने लगता है, तो बनता है तो असली पुलिस वाला नहीं है ना? नहीं रे शाने, अपन तो चिचपल्ली वाला सुलेमान है, सुलेमान। अच्छा वो तूने बता दिया बनता है, तू तो गया। और ये काम करने की वजह से सर हमारे ड्राइवर को उम्र कैद की सजा हो गई। बनता है अपने को आगे कोई छुड़ा लो रे, वरना अपनी बीवी फिर से किसी के साथ भाग जाएंगी। साले सामने कैमरा में देख चुपचाप। तो कुल मिला के ये कांड हो गया सर। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर अब हम क्या करेंगे, वो कस्टमर के 1 करोड़ तो गए। नहीं तिमोथी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे सर, सब कुछ तो अब हो चुका है। अब हम दोनों तो पैनिक में आ गए थे और मुझे लग रहा था कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन तभी मैं तिमोथी को बोलता हूँ कि भाई तू फिक्र मत कर, शांत हो जा। जैसी मेरी किस्मत थी, मुझे अंदाजा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता था, इसीलिए मैंने उस गोल्डन स्कॉर्पियो के अंदर एक जीपीएस चिप लगा के रखी थी और मेरे मोबाइल में उसकी लाइव लोकेशन दिखाई दे रही है। और ये हमें पता चल गया ये स्कॉर्पियो डॉक्स की तरफ है, जो कि रेलवे पटरी के पास है। और फिर क्या था, मैं और तिमोथी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और हम लोग निकल पड़ते हैं घर से अपनी स्कॉर्पियो को वापस लाने के लिए। अब ये काम थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता था, इसलिए मैं तिमोथी को उसके घर पे छोड़ देता हूँ और पूरे 2 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं जीपीएस वाली लोकेशन की तरफ पहुंच जाता हूँ। वहाँ पहुंचने के बाद मैं ऊपर से गार्ड रेलिंग की तरफ खड़ा हो जाता हूँ। मुझे वहाँ पे काफी सारे गैंग मेंबर्स दिखाई दे रहे थे और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि हमारी गोल्डन स्कॉर्पियो का सौदा किया जा रहा था। तो यही वो चीज थी ना जो आपको चाहिए थी। अरे कमाल करते हो यार, हमको यही स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए था, तूने तो हमारा विश पूरा कर दिया। अरे सेठ, पर तू तो रोल्स रॉयस तक खरीद सकता है, तेरे को ये स्कॉर्पियो की क्या जरूरत है? ये 10 साल पुराने एसयूवी का तू क्या कर लेगा? अरे भाई तू समझता नहीं, ये ज्यादा सवाल मत पूछ, ये हमारे बहुत काम की चीज है, ये हमारे दादा परदादा ने हमको गिफ्ट करा था। अरे क्या सेठ क्या बात करता, तेरे दादा परदादा उस टाइम पे थे भी क्या? अरे वो हमारा हिंदी अच्छा नहीं है ना, इसलिए समझो। अरे बकवास बंद करो रे, पैसा लो और गाड़ी दो। अरे ठीक है, ए भाई गाड़ी की चाबी इनको दे दे और पैसा पूरा गिन ले। अरे भाई रोकड़ा गिनने में टाइम लगता, रुक जा भाई, ये अंग्रेजों का कोई भरोसा है क्या? फिर से अपने को लूट लिए तो एक एक नोट चेक करूंगा पहले मैं। ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही थी कि स्कॉर्पियो में ऐसा क्या था जो कि इसके इतनी भयंकर तरीके से डीलिंग हो रही है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो बस स्कॉर्पियो को किसी भी तरह वापस लाने में था और मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। और अब इन लोगों की खैर नहीं, क्योंकि इनके डील खत्म करने की बारी आ गई थी। तो मैं फटाफट स्मोक ग्रेनेड अपने हाथ में लेता हूँ और पिन खींचने के बाद वो नेट को मैं सीधा उन लोगों के ऊपर फेंक देता हूँ। जैसे ही मैंने नेट फेंका, वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। हम पे हमला हो रहा है, भागो। अरे बचाओ भाई, मैं लगातार एक के बाद एक स्मोक ग्रेनेड फेंके जा रहा था। अबे साला ये क्या हो रहा है रे? अरे साला कौन फेंक रहा है? ये क्या हो रहा है? एक एक करके वहाँ के सारे लोग बेहोश होने लग गए थे और मुझे तो बस इसी मौके की तलाश थी। मैं भागते हुए रेलिंग से जंप कर देता हूँ, पर डेडपूल जैसा मेरा पोपट हो जाता है। ऐसी बेइज्जती होने के बाद भी मैं उठ जाता हूँ और भागते भागते स्कॉर्पियो की तरफ पहुँच जाता हूँ। उसका दरवाजा खोल के उसके अंदर बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करके वहाँ से पूरी रफ्तार से निकल पड़ता हूँ। अब जैसा मैंने सोचा था, ये काम उतना भी मुश्किल नहीं था। इन लोगों को तो मैंने बड़ी आसानी से सबक सिखा दिया था और यही सोच के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन वो लोग भी कमीने थे, इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। उस कमीने को पकड़ो और स्कॉर्पियो वापस ले आओ। जिसका मुझे अंदाजा था वही हुआ। देखते ही देखते काफी सारे गुंडे अपनी अपनी गाड़ियों में मेरा पीछा करने लग गए थे। बहुत ही जल्द इन लोगों ने मेरी स्कॉर्पियो को कैचअप कर लिया था और फिर मेरी गाड़ी को ही ठोकने लग गए। मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने से बाल बाल बच रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं इस गाड़ी को वापस रोड पे ले आया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गोल्डन स्कॉर्पियो को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ओए साले रुक जाओ। मैं अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। 120 की स्पीड क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन अब तो ये गोलियां चला रहे थे। छोड़ूंगा नहीं। ये लोग तो गाड़ी का पूरी तरीके से नुकसान कर रहे थे। ये कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी जो इनकी सारी बुलेट्स को झेल लेती। और फिलहाल तो अभी मेरे पास
भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। और जब गोलियों से भी काम नहीं बना तो इन लोगों ने लगातार मेरी गाड़ी को टक्कर मार के मेरी गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की। और यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। खचड़क 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 बस इस तरीके से बुलेरो मारी जा रही थी। और जब लगातार मेरी स्कॉर्पियो को टक्कर मारने के बाद भी इनका काम नहीं बन रहा था तो फिर इन गुंडे लोगों ने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं। अब ये सारे गुंडे मिलकर मेरी स्कॉर्पियो को टक्कर मारने की जगह दबाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सिचुएशन तो अब ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी स्कॉर्पियो को हिला भी नहीं पा रहा था। दोनों साइड से वो मेरी गाड़ी को ब्लॉक कर रहे थे ताकि मेरा किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाए बस। और इन्हीं सब में एक तीसरी गाड़ी मुझे पीछे से ठोक रही थी, जिसकी वजह से मेरी स्कॉर्पियो पूरी 360 डिग्री घूम जाती है। और अब तो गाड़ी पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो ही गई थी, लेकिन एंड मोमेंट पे मैं उसे वापस कंट्रोल में ले लेता हूँ। और अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। मैंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और उसे निशाने पर फेंक दिया और तुरंत अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया। वो ब्रह्मास्त्र लगा था सामने वाली बुलेरो पे और फिर क्या था, वो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। फाइनली इन सारे के सारे लोगों को मैंने मजा चका दिया था और अब ये लोग मेरा तो क्या जिंदगी में और किसी का पीछा करने के लायक ही नहीं बचे। तो इतना सब करने के बाद मैंने अपने कस्टमर की स्कॉर्पियो को उन गैंग वालों से बचा लिया था। हाँ मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी थोड़ी बहुत डैमेज जरूर हो गई थी, लेकिन डिलीवर करने से पहले मैं इसे रिपेयर जरूर कर दूंगा। और अब ये गाड़ी को रिपेयर करने के बाद फाइनली मैं इसको लेके एयरपोर्ट पे आ गया था, क्योंकि इस गाड़ी को हमें कहीं और नहीं बल्कि दुबई एक्सपोर्ट करना था। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो सारे के सारे गैंग मेंबर इस स्कॉर्पियो के पीछे क्यों पड़े थे। शायद हो सकता है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि ये रियल गोल्ड की स्कॉर्पियो थी, लेकिन वो अंग्रेज का बच्चा इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था। दिमाग में तो मेरे कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन फाइनली जब मुझे कार्गो प्लेन दिखाई दिया तो मैंने बोला छोड़ो यार, पुरानी बातों में मिट्टी डालो। और ड्राइव करके मैं स्कॉर्पियो को कार्गो प्लेन की तरफ लेके चले जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं बड़े आराम से सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ स्कॉर्पियो को कार्गो बे के अंदर पार्क कर देता हूँ। और जब मैंने स्कॉर्पियो को प्लेन के अंदर पार्क कर दिया तब जाके मेरी जान में जान आई। और फिर मैं स्कॉर्पियो को अच्छे से लॉक करके प्लेन से उतर जाता हूँ। अब प्लेन के टेक ऑफ करने का भी वक्त हो गया था तो मैं बाहर आ गया था और फाइनली सारे कार्गो के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लगभग 3:30 बजे के आसपास हमारा प्लेन दुबई के लिए यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन को टेक ऑफ करता देख मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि इस स्कॉर्पियो के पीछे मैंने काफी मेहनत की थी। मैंने तो स्कॉर्पियो को सिर्फ गोल्ड पेंट किया था, लेकिन इसका मुझे 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया था। और अब तो मैं इन पैसे से अपनी काफी सारी चीजों को अपग्रेड कर सकता था। तो मैं तो बस आज के लिए काफी ज्यादा खुश था। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।